everyone, this is Ravi Prakash Sharma here. Once again, I welcome you all on your own YouTube channel Conceptala Official. Conceptala Official की जो हमारी लास्ट क्लासेस थी, उन क्लासेस में हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर स्टडी कर रहे थे क्लास 10th का। उसमें रेस्पिरेशन के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा स्टडी किया था और उसमें ये जाना था कि रेस्पिरेशन का रियल मीनिंग क्या होता है और फूड से एनर्जी गेन करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से अलग अलग पाथवेज को यूज करते हैं और प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट की जाती है। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जब इस क्लास के अंदर आएंगे तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलिए आगे, आज की क्लास में हमें स्टडी करना है एनिमल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है और एनिमल्स में भी मेन हमारा फोकस रहेगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है वो ह्यूमंस के बारे में स्टडी करने में ही रहता है। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज कंटिन्यूसली जो लेक्चर आएंगे उनकी क्लासेस में कब कौन सी क्लास अपलोड हो रही है इसका नॉलेज आपको तभी होगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल के आइकन को क्लिक कर रखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें एनिमल्स में रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करना है। आज हमारा जो टॉपिक है, मैं जो ये नोट्स प्रिपेयर कर आपके लिए करके रखता हूं, आज उन्हीं की हेल्प से हमारा ये मोस्टली क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें स्टडी करना है डाइवर्सिटी इन एनिमल रेस्पिरेशन। दैट मीन्स कि अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज और अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। ऐसा नहीं होता कि सभी एनिमल्स के अंदर एक ही तरह के ऑर्गन्स हैं और वो उसी से एक ही तरह के सिस्टम से रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, ऐसा नहीं होता। मेन सबसे पहले हमें दो कैटेगरीज में तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में और दूसरा हम करेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये दो कैटेगरीज तो अपने आप हो जाती है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लैंड के ऊपर सर्वाइव करते हैं। अब दोनों एक तरीके से तो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका आपको पता है कि एनवायरनमेंट में जो भी एयर है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है, जबकि पानी के अंदर ऐसा नहीं होता। पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसी ऑक्सीजन को यूज में लेना है और उसी से सर्वाइव करना है। तो बात करें सबसे पहले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस किस तरीके से करते हैं। देखिए, उनके लिए बहुत ही कम ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, बिकॉज हम जानते हैं कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में उनको यूज करनी है वो ऑक्सीजन होती है कम। तो कम ऑक्सीजन उससे उनको काम चलाना है, तो उसमें उनकी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी फास्ट होती है। आपने कभी फिश को अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो फिश फटाफट अपना माउथ ओपन करती रहती है और वाटर को एंगल्फ करती रहती है। वो ऐसा क्यों करती है? बिकॉज फिश का ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का कि वो माउथ से फटाफट वाटर को अंदर लेती है और वो वाटर अंदर जाने के बाद उसका जो गिल्स का स्लिट है उसमें से बाहर आता है और गिल्स में खूब सारी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। वो ब्लड कैपिलरीज उस वाटर में जो गिल्स में से आ रहा है उसमें जो भी ऑक्सीजन डिजोल्व है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो कंपैरेटिवली हाई होती है, उनकी स्पीड हाई होती है रेस्पिरेशन की। तो यहाँ पे वही सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको टाइम दे दूंगा। अब चलिए बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लैंड ड्वेलर्स जो जमीन के ऊपर सर्वाइव करते हैं। देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म जमीन के ऊपर सर्वाइव करते हैं, जिसके अंदर ह्यूमंस भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके साथ में एडवांटेज ये है कि इनके चारों तरफ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, उनको वही ऑक्सीजन काम में लेनी है। तो उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ऑर्गन्स काम में लेते हैं। उन सबका बेसिक एम एक ही होता है कि जो भी सरफेस गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए काम में ली जाएगी उस सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा एफिशिएंटली हो पाएगा। और साथ ही साथ गैसेस का एक्सचेंज होना उस सरफेस से, तो सरफेस कैसी होगी? बहुत ही सॉफ्ट होगी, बहुत ही डेलिकेट होगी। तो इस वजह से वो कहाँ होती है? बॉडी के अंदर सिचुएटेड होती है। अब जब बॉडी के अंदर सिचुएटेड है तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वहां तक गैसेस को पहुंचाने के लिए भी सिस्टम होना चाहिए। तो वो सारा सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है वो हम आगे स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम ह्यूमंस का। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वन बाय वन हम इसके पार्ट्स स्टडी करते जाएंगे और उनके क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में बात करते जाएंगे। सबसे पहले बात करें ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्टार्ट कहां से होता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन दो होल्स से स्टार्ट होता है। ये दोनों होल्स कहलाते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो पहला जो पार्ट है वो आ गया नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है और नॉस्ट्रिल्स के आगे वाला जो ये हिस्सा है इन्हें हम बोलते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी
सब कुछ नोट किया हुआ है। नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल पैसेज, तो इसमें नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी की ही बात हो रही है। इसमें जो एयर एंटर होती है, यहाँ पे एयर का देखिए काफी कुछ प्रोसेसिंग की जाती है। कैसे कि जो भी एयर हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं, वो एयर आप जानते हैं कि बाहर उसमें पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, इसके अलावा कई हार्मफुल जर्म्स भी होते हैं। पर इस नेजल कैविटी में कभी आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको बहुत सारे हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, खूब सारे हेयर्स हैं। इसके अलावा म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, पूरी लाइनिंग पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस कैसा होता है? स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। तो ये क्या करता है? ये यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स को, पोल्यूटेंट्स को और हार्मफुल जो जर्म्स वगैरह हैं इनको रोकने का काम करता है। तो पहला फंक्शन तो यहाँ पे एयर को फिल्टर करने का हो गया। नंबर 2, यहाँ पे एक फंक्शन और होता है, यहीं से ये स्टार्ट हो जाता है कि जो एयर बॉडी के बाहर है वो ड्राई होती है और उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से अलग होता है। तो उसको थोड़ा बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाने का जो फंक्शन होता है वो भी यही परफॉर्म किया जाता है, थोड़ा मॉइस्ट कर दिया जाता है उसको। तो नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल पासेस। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए, यहां पे फिर हम आ जाते हैं अपने थ्रोट में। ठीक है, थ्रोट जिसे हिंदी में गला कहते हैं, थ्रोट। और वैसे इसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है लेरिंग्स। लेरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है हमारा, जिस वॉइस बॉक्स में हमारे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड्स आप जानते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, हमारे अंदर साउंड किससे प्रोड्यूस होती है? वोकल कॉर्ड से होती है, और वो भी किससे? एयर के प्रेशर से। तो इसके अंदर जो एयर अंदर और बाहर ब्लो होती है उससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, किसमें? लेरिंग्स में, जिसे वॉइस बॉक्स भी नाम दिया जाता है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा अब ये पाइप आ जाता है। एक पाइप है, कंटिन्यूअस लॉन्ग पाइप है, जिसका फंक्शन क्या है कि इसको एयर को पहुंचाना है। जो एयर थ्रोट तक आ चुकी है उस एयर को आगे लंग्स तक पहुंचाना है। तो उसे कनेक्ट करने के लिए बीच में ये पाइप है, इस पाइप को नाम दिया जाता है विंड पाइप। ये देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये विंड पाइप है। और इस पर आपको ये रिंग्स दिखाई दे रही होंगी। ये रिंग्स डायग्राम में दिखाई दे रही है, पर साथ ही साथ आप इनको यहां इस तरीके से टच करने पर फील कर सकते हो। ये शी शेप की रिंग्स होती है, कार्टिलेज की बनी हुई। अब इनका क्या फंक्शन है? इनका फंक्शन ये है कि जब एयर का प्रेशर अंदर कम होता है तो उस टाइम हमारा जो ये विंड पाइप है ये कोलैप्स ना हो जाए। ये फंक्शन परफॉर्म करता है कौन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि रिंग्स ऑफ जो कार्टिलेज हमारे विंड पाइप में होती है उसका क्या फंक्शन होता है। तो उसका यही फंक्शन है, क्योंकि देखिए आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक बैलून के साथ। जब आप एक बैलून के अंदर एयर ब्लो करते हैं तब उसकी जो वॉल्स हैं वो दूर हटती हैं, वो इन्फ्लेट होता है। पर जब आप उसमें से एयर बाहर निकालते हैं तो उसकी वॉल्स पास आती जाती हैं। और जब आप कभी भी आपने बचपन में खेलते हुए जो आपका बैलून है उसमें से एयर को बाहर सक किया होगा, उसकी एयर बाहर निकाली होगी, तो आपने ये देखा होगा कि उसकी जो वॉल्स होती है वो आपस में चिपक जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं। तो वैसा ही हमारे विंड पाइप के साथ होगा। अगर इसमें से ट्रैकिया में से जब एयर बाहर निकल जाएगी तो उसमें एयर प्रेशर कम होने की वजह से वो कहीं कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए ये रिंग्स उसे रोक के रखती हैं चारों तरफ। ठीक है, तो ये देखिए, इसी विंड पाइप का नाम है ट्रैकिया। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो एयर को नीचे लंग्स की तरफ ले जाती है। और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उसका फंक्शन यहां प्रोवाइड किया हुआ है, यहां से आप लर्न कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम मिलेगा आपको। द ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय C-shaped rings of cartilage. These rings ensure that the air passes does not collapse or flatten out even when there is no air in it. जब एयर ना हो तब भी ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, और फिर एल्वियोली के बारे में बात करनी है। ये सारी बातें मैं आपको अगर डायग्राम बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए ये तो डायग्राम है ही, पर एक्सप्लेन करने से ज्यादा बेटर होगा। देखिए मान लीजिए ये आपका मान लीजिए ये आपका वो विंड पाइप है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका नाम ट्रैकिया है। ये है हमारा विंड पाइप। ठीक है, ये विंड पाइप जैसे ही हमारे यहां नीचे इस जगह पहुंचता है तो यहां आते ही ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, क्योंकि दोनों लंग्स के अंदर, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स लंग्स प्रेजेंट है। उन लंग्स के अंदर एयर पहुंचानी है, तो ये जो हिस्सा है ये दो पार्ट्स के अंदर हमारा डिवाइड हो जाता है। और ये जो दो हिस्से बनते हैं, जो दो ट्यूब्स बनती हैं, इन्हें हम नाम देते हैं ब्रोंकाई। ये है ब्रोंकाई, ये
और ये हर एक ब्रोंकाई एक एक लंग्स के अंदर चला जाता है इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से। अब जैसे ही ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर होता है तो ये ब्रोंकाई भी खूब और छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, मिलियंस ऑफ ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है इस तरीके से कि यहां ये और इससे भी और छोटी छोटी ट्यूब्स, ये देखिए ये इस तरीके से ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होते रहते हैं। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले जो बड़ी स्ट्रक्चर अंदर आई थी यहां से, ये था विंड पाइप या ट्रेकिया। ये विंड पाइप किस में डिवाइड होता है? ये विंड पाइप डिवाइड होता है और ब्रोंकाई क्रिएट करता है। क्या बनाता है? ब्रोंकाई। कितने? दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ जिन्हें हमने नाम दिया ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई और छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स क्या है? ये बिल्कुल फाइन ट्यूब्स हैं जो बहुत सारी होती है हर एक लंग्स के अंदर। अब हर एक जो ब्रोंक्यूल है उसके एंड पे एक बैलून जैसी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक सिंगल ब्रोंक्यूल का एक्सप्लेन करूं तो ये देखिए, ये इस तरीके से एक बैलून जैसी स्ट्रक्चर है इसके एंड में, किसके? हर एक ब्रोंक्यूल के। फिर बता रहा हूं, विंड पाइप या ट्रेकिया जब अंदर आता है तो अंदर आने के बाद ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है जिन्हें हम नाम देते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई लंग्स में जाने के बाद और मिलियंस ऑफ ट्यूब्स में, बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स। और हर ब्रोंक्यूल के एंड पर एक बैलून जैसी स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम नाम देते हैं, सबको मिलाकर, एल्वियोली, और सिंगुलर हो तो एल्वियोलस। ठीक है, अब ये जो एल्वियोलस है ये बैलून जैसी स्ट्रक्चर है, एयर आके यहां पे इन्फ्लेट हो जाती है और यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होना है। वो किस तरीके से होता है कि यहां पर खूब सारी ब्लड कैपिलरीज का भी नेटवर्क होता है। ये मान लीजिए एक ब्लड कैपिलरीज है, एक ब्लड कैपिलरी यहां से आ रही है इस तरीके से, इससे टच होके इस तरीके से इधर जा रही है। ठीक है, ये देखिए अब क्या होगा, ब्लड यहां से आ रहा है, वो ब्लड जब इसके पास से निकलेगा तो यहां पर जो पीछे से ब्लड आ रहा है उसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और यहां जो एयर है अंदर, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है, जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से यहां आ जाती है इसके अंदर और ऑक्सीजन इससे यहां ब्लड के अंदर आ जाती है, और ये जब यहां से निकल जाता है तो यहां पे खूब सारी ऑक्सीजन लेके निकलता है। तो इस तरीके से यहां पर गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है। कहां किया जाता है? एल्वियोली के अंदर। और ये एल्वियोली, इनका फंक्शन ही यही होता है कि ये सरफेस एरिया को कई गुना, मिलियंस ऑफ टाइम्स बढ़ा देते हैं जिससे गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा एफिशिएंटली और खूब ज्यादा हो पाए। वापस चलें अपने नोट्स पे। तो देखिए, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, one entering each lung. Inside the lungs, these bronchi branch out into much smaller tubes called bronchioles. तो अभी मैंने आपको बताया वो bronchioles में डिवाइड होती हैं और फिर ये हर जो bronchiole है वो टर्मिनेट होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम नाम देते हैं एल्वियोली। सरफेस एरिया की हमने ये बात कर ली कि ये सरफेस एरिया काफी टाइम्स बढ़ा देते हैं। ब्लड के नेटवर्क की भी हमने बात कर ली। तो ये यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से होता है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग होती कैसे है। भाई एयर अपने आप तो अंदर बाहर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एयर के प्रेशर में डिफरेंस आना जरूरी है। तभी आपको पता है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो हम बोलते हैं कि हमने सांस ली, गैस एयर जो है वो अंदर गई, पर बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से एयर अंदर चली जाती है और क्या चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एयर वापस बाहर आती है। तो उसके लिए देखिए वापस एक बार हम अपने डायग्राम की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम को देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें आप जानते हैं ये हमारी जो रिब्स हैं, ये रिबकेज, ये इनको सेफ रखने का काम करता है। खाली सेफ रखने का काम नहीं करता, ये जो लंग्स हैं ये रिब कैज से अटैच है। उसके साथ ही साथ नीचे एक आपको ये मसल्स का बना हुआ डायफ्राम दिखाई दे रहा है। डायफ्राम ये मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली डोम शेप का होता है। नॉर्मल स्टेट में ये डोम शेप का होता है, देखिए इसे। अब होता क्या है देखिए कि हमारी जो रिब्स है वो रिब्स
आउटवर्ड्स और अपवर्ड्स मूव करती हैं। तो रिब्स तो अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स मूव करती हैं, और साथ ही साथ ये जो डोम शेप का डायफ्राम है ये नीचे की तरफ मूव करता है। ये जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो इससे क्या होगा कि ये तो डायफ्राम तो नीचे चला गया और रिब्स बाहर आ गई, तो इससे अंदर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। एयर का प्रेशर कम होते ही क्या होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो एयर बॉडी के अंदर चली जाती है, लंग्स के अंदर चली जाती है। तो ये तो हो गई इनहेलिंग की प्रोसेस। हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग कैसे होती है, ब्रीथिंग की मैकेनिज्म। तो ब्रीथिंग की मैकेनिज्म वापस बता रहा हूं, देखिए कि सबसे पहले जब हमारी रिब्स जो है वो अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स मूव करती हैं, और जो ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम जब सीधा हो जाता है नीचे तो अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर बाहर से अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, अब ये तो हुआ इनहेलिंग की प्रोसेस। जब एक्सहेल करना होता है, एक्सहेल करते टाइम क्या होता है कि रिब्स इनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मूव करती हैं, और ये जो डायफ्राम है ये वापस अपनी ऊपर नॉर्मल स्टेट में डोम शेप में वापस आ जाता है। तो उससे क्या होगा, अंदर एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम हो गया कम। वॉल्यूम कम हो जाने से एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा और वो एयर बाहर एक्सक्रीट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से एयर का एक्सचेंज किया जाता है। और जो आपकी ये प्रोसेस है ब्रीथिंग की, वो कंप्लीट की जाती है। तो देखिए ये इनहेलेशन कैसे होता है और एक्सहेलेशन कैसे होता है, ये यहां बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, देखिए कि हम बात कर रहे हैं कि हम इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाता है। सेल्स क्या करती हैं, सेल्स उसको एनर्जी प्रोडक्शन में काम में लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ब्लड उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और लेकर आकर लंग्स के अंदर रिलीज कर देता है और हम उसे बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो प्रोसेस तो ये पूरी है, पर एक बात सोचिए कि जैसे अभी मैंने इनहेल की एयर, अब वो एयर अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद पूरी लंग्स तक जाएगी, पूरी बॉडी की सेल्स तक जाएंगी, वहां पे ऑक्सीजन देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी और फिर लेकर आकर फिर उसका एक्सेलेशन होगा। तो इतना सारा टाइम लगता है क्या एक साइकिल के अंदर? नहीं। होता क्या है कि ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है और जब हम पूरी एयर बाहर एक्सेल कर देते हैं उसके बाद भी हमारी जो लंग्स है उनके अंदर कुछ एयर बाकी रह जाती है। उस एयर को, उसी को कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। दैट मीन्स कि पूरा एक्सेल करने के बाद, पूरी एयर बाहर निकालने के बाद भी थोड़ा सा अंदर जो एयर का पार्ट रह जाता है उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। ये इसीलिए रह जाता है जिससे जो ये अंदर प्रोसेसिंग है वो कंटिन्यूअसली चलती रहे। तो रेसिडुअल वॉल्यूम देखिए, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। इसका फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस इसका है, इट एंश्योर्स दैट देयर इज ऑलवेज sufficient time for oxygen to be absorbed to the blood and for carbon dioxide to be released from the blood, preventing the lungs from completely deflating. अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात कि हाउ गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द बॉडी, कि बॉडी के अंदर गैसेस का फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखिए यहां हमने बात की थी, देखिए इस डायग्राम में हम वापस एक बार बात करते हैं गैसेस के एक्सचेंज की। हमने यहां पर बात की थी कि यहां पर आते ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर चली जाती है। पर ये जो एक्सचेंज होता है ये पूरा का पूरा जो है वो डिफ्यूजन पे डिपेंडेंट नहीं रहता। यहाँ तो डिफ्यूजन से होगा पर पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हम सिर्फ डिफ्यूजन की प्रोसेस पे डिपेंड नहीं रह सकते, बिकॉज डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या है, वो थोड़ी स्लो प्रोसेस है। एक फैक्ट बताता हूं आपको, बड़ा सरप्राइज होगा कि अगर हम डिफ्यूजन की प्रोसेस पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहें तो हमारे लंग्स से लेकर हमारे पैरों के टो तक ऑक्सीजन को पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे अगर ये प्रोसेस डिफ्यूजन से हो तो इसलिए हम डिफ्यूजन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो यहां पे एक अलग पिगमेंट आता है, उसका रोल स्टार्ट होता है। उस पिगमेंट का काम ये होता है कि जैसे ही ये ब्लड के साथ यहां आता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये ऑक्सीजन के लिए हाई एफिनिटी रखता है। तो ये जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन उससे जुड़ जाएगी और ये पिगमेंट है हीमोग्लोबिन।
नाम तो आपने सुना होगा, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और कई बार ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं तो उसमें भी बताते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया या ज्यादा हो गया। तो वो जो हीमोग्लोबिन है वो यही है, ये रेड कलर का पिगमेंट होता है, और हमारा जो ब्लड है उसका कलर भी रेड किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। कहाँ होता है ये? आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड करपल्सेस जो होती हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है कि जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ आगे जाता है, सेल्स तक जाने के बाद वापस ये ऑक्सीजन को वहां रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से हमारे अंदर जो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर बहुत इजीली डिसॉल्व होती है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में जो प्लाज्मा पार्ट है उसमें जो वाटर है उसके अंदर डिसॉल्व होने के बाद ट्रांसपोर्ट होती है। तो इस तरीके से गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। वापस हमारे नोट्स में देखते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट वही हीमोग्लोबिन का बताया हुआ है इसमें, ठीक है, यहां से आप नोट कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट अभी मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा सोल्यूबल होती है वाटर में ऑक्सीजन की बजाय, सो कि हाई सोल्युबिलिटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है मोस्टली बॉडी के टिश्यूज से लंग्स की तरफ डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब एक लास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने के लिए बची है कि हम लोग देखिए जब भी बात करते हैं, कभी भी किसी बच्चे से पूछ के देख लो, जब हम इनहेल करते हैं गैसेस को तो हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं और कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं? तो सभी का जवाब, बड़ों का जवाब और बच्चों का जवाब सबका यही होगा कि हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं, जबकि ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है। कैसे रॉन्ग है अभी बात करते हैं कि अभी आपने स्टडी किया, अभी हमने स्टडी किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनका जो एक्सचेंज है वो कहां होता है? वो तो यहां एल्वियोली में आने के बाद होता है, ठीक है। उससे पहले तो पूरी एयर अंदर आती है। तो हम जो इनहेल करते हैं वो हम क्या करते हैं? पूरी एयर को इनहेल करते हैं, ना कि खाली ऑक्सीजन को। तो ये कहना गलत है कि हम इनहेलेशन में सिर्फ ऑक्सीजन गैस लेते हैं और एक्सहेलेशन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए हम ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रिएट करते हैं। अब एक थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि जो एयर हम अंदर लेते हैं और जो एयर हम बाहर एक्सक्रिएट करते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो इनहेल्ड एयर है और जो एक्सहेल्ड एयर है, इनमें डिफरेंसेस की बात करें तो इनहेल्ड एयर, उसमें नाइट्रोजन गैस आप जानते हैं एयर में 78% होती है। तो हम पूरी की पूरी एयर को ही एक बार अंदर लेते हैं तो उसके अंदर 78% नाइट्रोजन गैस होती है। जब हम एक्सेल करते हैं तो नाइट्रोजन तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ काम में आनी नहीं है, तो ये एज इट इज 78% ही रह जाती है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस आप जानते हैं नॉर्मल एयर जब हम अंदर लेते हैं तो 21% होती है, एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है। पर जब हम एक्सेल जो एयर करते हैं तो हमें क्या ऑक्सीजन काम में लेनी है, तो उसमें से हम ऑक्सीजन थोड़ी काम में ले लेते हैं, तो अब इसमें बचती है 16 to 17% ऑक्सीजन गैस रह जाती है। बाकी 3-4% जो है वो हम अपने काम में ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं ये अप्रोक्सीमेट 0.04% होती है जो नॉर्मल एयर होती है उसके अंदर, जिसे हम इनहेल करते हैं। जब हम एक्सेल करेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, कितनी? अप्रोक्सीमेट 4% तक कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है 0.04 से। उसके अलावा वाटर वेपर, वाटर की अगर बात करें, वाटर वेपर की, तो जो हम इनहेल करते हैं तो नॉर्मली हमारे चारों तरफ जो एयर है वो ड्राई होती है, ठीक है। तो इसमें जो वाटर वेपर है वो बहुत कम होती है, लो होती है। बट जो हम एयर एक्सेल करते हैं, जो एयर हम बाहर निकालते हैं, उसमें हाई अमाउंट होता है। हाई कितना कि ये सैचुरेटेड एयर होती है। सैचुरेटेड मींस कि जितना वाटर वेपर इसमें हो सकता है उतना वाटर वेपर होता है, क्योंकि हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास के अंदर कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसके साथ साथ वाटर भी बनता है, वाटर वेपर भी बनती है। आपने ये इस चीज को कभी ऑब्जर्व किया हो तो हम अपनी बाइक के ग्लासेस वगैरह जब हम क्लीन करते हैं या अपने स्पेक्स को जब क्लीन करते हैं तो हम
ऐसे करके उनको साफ करते हैं ना। हम जब उनके ऊपर गैसेस को एक्सेल करते हैं तो हमारे अंदर जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर ही बाहर निकलती है और वो उसके कांटेक्ट में आने के बाद कूल होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो इस तरीके से वेट हो जाते हैं। तो ये सैचुरेटेड होता है वाटर वेपर से। उसके बाद अदर जो गैसेस हैं वो 1% होती हैं और इसमें भी 1% होती है, क्योंकि अदर गैसेस भी हमारे रेस्पिरेशन में ज्यादा काम में नहीं आती। तो ये थी पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन की, किसके अंदर? ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो इसी के साथ रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है हमारा वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन, वो हम आगे की क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। जाने से पहले देखिए, मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि वो जो हमारे नोट्स बनाए हुए हैं उन नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने का टाइम आपको देना था। तो देखिए, यहां से हमारे ये नोट्स स्टार्ट होते हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप इनको वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहला आप स्क्रीनशॉट यहां ले लीजिए। नेक्स्ट आप एक स्क्रीनशॉट यहां लीजिए। यस, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक आप यहां लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। व्हाट इज रेसिड्यूअल वॉल्यूम? एंड हाउ गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी, इसका भी आप एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे किसी नई क्लास में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।